तो इकोनॉमिक्स आपको क्या लगता है क्या चीज है? हमने 2 साल पढ़ी है, +1 +2 में ऑलमोस्ट सबने पढ़ी है। इकोनॉमिक्स है क्या? ठीक है, तो आप कह रहे हो मैक्रो वे में हम पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, जिसमें से इन्होंने एक एस्पेक्ट बताई है पॉलिटिकली। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, उस वो भी इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ओके, गुड। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। इन्होंने कहा है कि साइंस है और साथ में आर्ट भी है, और उसके अलावा क्या है कि हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर, मतलब इन्होंने माइक्रो को ज्यादा इंपॉर्टेंस, यहाँ पे उन्होंने मैक्रो का एस्पेक्ट बता दिया, इन्होंने माइक्रो एस्पेक्ट बता दिया। गुड। फिर assumptions. Alright, yes, very important. Any theory cannot be without assumptions. कोई भी थ्योरी जब भी हम पढ़ते हैं किसी भी चीज में, चाहे साइंस में भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई भी लॉ है वो क्या है, हमेशा assumptions के ऊपर बेस्ड होता है। यस, लेन देन के ठीक है, फिर वो तो अकाउंट्स से भी होता है। कुछ भी क्या पढ़ा है इकोनॉमिक्स? बढ़िया चीज है, ठीक है। भूमि, ठीक है, जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं बच्चे, व्हाई इज इकोनॉमिक्स स्टडीड? इकोनॉमिक्स इज स्टडीड व्हाई? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस, ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज है इन रिलेशन टू व्हाट बच्चे, ह्यूमन वांट्स व्हिच आर अनलिमिटेड। तभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है कि एक साइंस है टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल है, ठीक है। साइंस है क्यों? इसमें लॉ है जैसे बताया, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं। और आर्ट है मतलब ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हर इंसान की जरूरत, हर इंसान की अर्जेंसी डिफरेंट है। मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट होगा, राइट? आपकी डिमांड्स डिजायर्स कुछ हैं, मेरे डिमांड डिजायर्स कुछ और है, मेरी पॉकेट लिमिट कुछ और है, आप लोगों की अलग होगी। ठीक है, सो ये दूसरी चीज है। और अच्छा आप बताओ। परफेक्ट, क्योंकि देखो जब हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उसको किस तरीके से हमने पढ़ना है, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू स्टडी अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी तक आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था माइक्रो मैक्रो, बट उन प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशंस को बच्चे हमने कैसे आगे रियल लाइफ में बिजनेस में अप्लाई करना है, उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। वेरी गुड। और रिलेटेड टू मनी, ओके। नॉट ऑल बच्चे रिसोर्सेस या वॉन्ट्स जो है दे कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट यस, हम अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम कहते हैं कि जीडीपी जो हम देख रहे हैं, पर कैपिटा देख रहे हैं, तो यस, ओके, चलो, ठीक है। दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। जैसे जो स्कार्स रिसोर्सेज है बच्चे, वो हमारी क्या है, प्रॉब्लम है, जिसको हम क्या नाम देते थे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे हमारे को सबसे पहले, कोई भी हमारी लाइफ में भी एक जनरल देखो तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, राइट? सो वो जो क्वेश्चन है जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो तीन है: what to produce, how to produce and for whom to produce। ठीक है, और ये तीन प्रॉब्लम्स आई क्यों है बच्चे? वाई? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन रिलेशन टू दोस स्कार्स रिसोर्सेज। वेरी गुड, ठीक है। तो हम ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। और सोल्यूशन पता है आपको किस तरह की, हमारे पास कितनी इकोनॉमीज हैं? Yes, there are three types of economies that we study. What are the three types of economies? बच्चे आप बताओ। Mixed economy, or capitalist economy, socialist economy. Yes. So we have three types of economies. Number one is socialist, second is capitalist, and third is mixed economy. Very good. So socialist कौन बताएगा? भूमि आप बताओ। What kind of social factors बेटा? वेरी गुड, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो किसका ज्यादा कंट्रोल होता है इस तरह की इकोनॉमी में? गवर्नमेंट का।
यहाँ पे आपने कभी प्राइस मैकेनिज्म, किसी को पता है क्या होता है प्राइस मैकेनिज्म? वेरी गुड। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर आल्सो नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। तो क्या कोई रोल होता है प्राइस मैकेनिज्म का बच्चे सोशल इकोनॉमी में? अच्छा, नहीं होता बच्चे। एवरीथिंग, एवरी डिसीजन, एवरी इकोनॉमिक डिसीजन एज वी कैन से आर गवर्नड या फिर आर टेकन बाय गवर्नमेंट सोनली। ठीक है, हम कहते हैं जैसे अब से सपोज आपने सुना होगा हिटलर का टाइम तो सबने सुना होगा। ठीक है, वो कौन सा था बच्चे? सोशलिस्ट कमांड इकोनॉमी थी। वहां पे जो भी वो कहते थे वही होता था। लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। ठीक है, सो जहां पे भी गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है और मार्केट का रोल है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, एंड इट्स मेन मोटिव इज social welfare. So what kind of amenities do you think the government provides under social welfare? क्या मेन मकसद क्या है? सोशल वेलफेयर जस्टिस है, ठीक है, बट क्या सर्विसेज क्या होती है उसमें, कौन बताएगा? हाँ जी, जैसे कि ओके, और सब्सिडीज, ओके, एजुकेशन, यस, परफेक्ट, हॉस्पिटल्स, यस। तो हम कह सकते हैं मेडिकल एड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आप कह सकते हो कि बेटर वे में मैं पुट करूँ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ये सारी चीजें कौन करता है? गवर्नमेंट ठेके देती है ना लोगों को, यस। तो ये सारी बच्चे कहाँ आ जाती है? सोशल वेलफेयर में आ जाती है। वेरी गुड। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन बताएगा बच्चे, आप बताओ? प्रॉफिट कंसीडरेशन मेन मोटिव। परफेक्ट। सो मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ममता है ना आपका नाम? यस। बच्चे आपका नाम क्या है? हिमांशी। ठीक है बच्चे, और बताओ इसमें क्या मेन रोल किसका है? यस, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, कैसे करेंगी आप बताओगे बच्चे? जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। हम कहते थे दिस इज माय व्हाट कॉस्ट, सप्लाई और डिमांड। हाँ जी, सप्लाई, यस, नॉट +2, ये +1 याद करेंगे। सप्लाई को, दिस इज माय डिमांड कर्व बच्चे। द पॉइंट वेयर दे टू इंटरसेक्ट, ना हाउ आर दे गोइंग टू इंटरसेक्ट? सक्षम, सत्यम, हाँ जी बच्चे बताओ। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि हम इस प्राइस पे रेडी है, विलिंग है इतना सेल करने के लिए, और कंज्यूमर एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी इतना पैसा देके इतना सामान जो है खरीदने के लिए तैयार है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस। सो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे बच्चे क्या होता है, आपने बताया मुझे, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है। ठीक बात है। और जितना इस प्राइस पे प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एंड कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय इज नोन एज व्हाट बच्चे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक या इनविजिबल हैंड कहते हैं किस? डिमांड एंड सप्लाई का। और जो भी बच्चे जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो प्राइस है इसको हम क्या कह देते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इसके बेसिस पे लिए जाएंगे कि कितना प्रोड्यूसर जो है रेडी एंड विलिंग है टू सेल, एंड कितना कंज्यूमर जो है विलिंग एंड एबल है टू बाय एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे डिसीजंस लेते हैं, और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ पे कंज्यूमर सोवरेनिटी होगी? व्हाट इज कंज्यूमर सोवरेनिटी? कंज्यूमर फ्रीडम है ना? यस, चॉइसेस है, तो कहाँ पे होगी? मार्केट इकोनॉमी में या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बच्चे कौन नाम बताओगे आप? किसी को पता है? फ्री इकोनॉमी, यस। मार्केट इकोनॉमी, यस। लेजर फेयर इकोनॉमी, बिल्कुल। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, आप बताओ मुझे। हाँ, इट इज अ गोल्डन पाथ बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर भी है
और हमारा प्रॉफिट मोटिव भी है, उसके बीच में दोनों के बेनिफिट्स, दोनों के फीचर्स जो है हम लेके चलते हैं और कहते हैं ये वाली टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है हम अडॉप्ट करेंगे। तो इंडिया कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी है? इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। डू यू नो हु डिसाइडेड दैट इंडिया शुड बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी? प्लस टू में होगा? नहीं नहीं बच्चे, मनमोहन सिंह जी तो तब थे ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो वहां पे बच्चे हमने ये डिसाइड किया था। और आपको पता है इंडियन इकोनॉमिस्ट, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स बने। ओवरऑल तो आपको मैं बताऊंगी एडम स्मिथ है, बट यस महानव लॉविट्ज जी हैं, उनके साथ उनकी कंसल्टेशन के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने, हम इन्होंने डिसाइड किया था दैट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज, इट शुड बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाई डू यू नो? ये तो प्लस टू में पढ़ा है, जस्ट रीकैपिंग राइट, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। क्यों ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया था? ठीक है, वो तो इसके फीचर्स आ गए। ठीक है, आप बता रहे हो कि मेरिट्स हैं, फीचर्स हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया था कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर गोल्डन पाथ जो है वो ऑप्ट करना है, हमने कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट में नहीं जाना है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, मैं बता देती हूँ। बिल्कुल बच्चे, मैं थोड़ा कुछ ही बोल देती हूँ, शायद नहीं सुना होगा। देखो, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर जिस टाइम पे, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, व्हाट हैपेंड टू द इंडस्ट्रीज? व्हाट हैपेंड टू द इंडस्ट्रीज? हाँ जी भूमि, वेयर आर यू? व्हाट हैपेंड टू द इंडस्ट्रीज बेटा? डेड हो गई थी, डेड एंड डिके ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसा एक फीचर था प्लस टू में। यस, खत्म ही हो गई थी हैंडीक्राफ्ट, जो कि इतनी हमारी वर्ल्ड वाइड फेमस इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट की, वो खत्म हो गई थी, लॉस्ट इट्स एंटायर मार्केट। ठीक है, इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी को पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया था, खत्म कर दिया। अब जब वो गए, इंडियन इकोनॉमी जो गवर्नमेंट थी वो तो न्यू न्यू स्टैब्लिश हुई थी, तभी कॉन्स्टिट्यूशन आई है हमारी, राइट, आफ्टर दिस थिंग, राइट। तो बच्चे, अब जब हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्टेबल है ही नहीं, उस टाइम न्यू न्यू गवर्नमेंट बनी है, तो गवर्नमेंट के खुद के पास तो कोई रिसोर्सेस थी नहीं। ठीक है, और हम जो है एज एन इकोनॉमी, हम जिसके ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते थे, डर लगता था कि अब दोबारा से वही हाल ना हो जाए कि सिर्फ अमीर लोग ही हमारे को पूरा डोमिनेट करें। और लेकिन गवर्नमेंट की वजह से भी इन्होंने कहा कि लैक ऑफ रिसोर्सेज थी, गवर्नमेंट हैड नो रिसोर्सेज, रादर कुछ पैसा ही नहीं था उन लोगों के पास कि वो लगाए और इकोनॉमी को पूरा संभाले। तो उन्होंने कहा चलो, लेट्स जॉइन हैंड्स। ठीक है, हम भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं और कुछ प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी इन्वेस्ट करेंगे। राइट, ये तो आपका प्लस वन प्लस टू का थोड़ा बहुत मैंने बताया कि चैप्टर में हम पढ़ने के वाले। ना बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आते हैं बच्चे। Business economics is a little different from these theoretical economics that we just had a word with. ठीक है, हमने अभी बात करी कि हाँ माइक्रो मैक्रो के बारे में हमने बात करी है, हमने प्लस वन प्लस टू का कुछ रिकैप किया। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मतलब हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे, हम इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम समझी हमने कि हाँ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढने हैं। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ ही क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है? क्योंकि उसको एक्चुअल में हम प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप सब ये सपोज करो कि आप सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो किसी कंपनी के। ठीक है, और वो जो कंपनी है वो कह लो अभी एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हो आप लोग, और लीडिंग हो काफी अच्छा, रेमंड्स कह लो, रेमंड की कंपनी है, ठीक है, कपड़े की है, फैब्रिक है। अब से सपोज आप लोगों ने, ठीक है, अब जो सीईओ है, ये सर है, ठीक है, ये सीईओ जी ने कहा कि हम जो है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। तो आप लोगों के क्या ओपिनियंस रहेंगे? एंटर करना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये आएगा, शुड बी एंटर और नॉट? सिंस वी आर व्हाट, फैब्रिक में हम लीडर हैं, बट एकदम से मार्केट चेंज करना, इज इट गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन और नॉट? पहला तो ये आएगा। अब उसके लिए इकोनॉमिक्स आएगी। क्या क्या आप क्वेश्चंस पूछोगे?
नंबर वन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। आपने एक नई मार्केट में एंटर करना है, एक एक बताएंगे सारे, ठीक है, ताकि सबको एक एक चांस मिले। तो आप क्या सबसे पहले सोचोगे, उन्होंने कहा पहले शुड वी एंटर और नॉट, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द मार्केट दैट शुड कम टू योर माइंड, विद एनी, कोई भी। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्स ही है ना वो भी, कि मैं क्या अपनी बिजनेस के कुछ पैसे लगाऊंगी या मेरे को बोरो करने पड़ेंगे, राइट। नंबर वन। नंबर टू बेटा। हाँ जी, ठीक है, वो ठीक है, चलो ओके, स्पेशलाइजेशन, यस, परफेक्ट। दूसरी चीज क्या देखोगे पैसे के बाद, कि मार्केट कितनी है, ठीक है। अब से सपोज यहाँ पे हमारे को पता है कोको कोला एंड पेप्सी आर वेरी बिग प्लेयर्स, दे ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ओवर द एंटायर मार्केट, ठीक है ना। उन दोनों के पास ऐसी पावर है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ओलिगोपोली टाइप में आता है, कि उनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट है कि क्या मैं एज अ रेमंड कैन आई एंटर और नॉट, ठीक है ना। तो डिमांड, ठीक है, डिमांड क्या रहेगी, कितना कंज्यूमर बेस है। नंबर थ्री, यस, इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कवर कर दिया, चलो ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, क्या मैं एफडीआई एफपीआई के थ्रू मंगवा सकती हूँ या नहीं, वेरी गुड। कंपेटिटर्स, यस, मुझे आस पड़ोस में तो देखना पड़ेगा, जैसे कोको कोला है, पेप्सी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ और बाद में लीडर बन सकती हूँ। बच्चे आप बताओ। भैया से तोड़ेगा पूछना है। हाँ जी, कंज्यूमर, क्या कंज्यूमर है भी है, उसको क्या मैं अपनी अपनी कुछ क्या न्यू चीज लेके आऊं, इनोवेशन लेके आऊं, किस तरीके से मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, उसको कन्विंस कर सकती हूँ जो एटलीस्ट ट्राई माई प्रोडक्ट। यस, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए मुझे, कि मैंने बनाना क्या है, कौन सी टेक्निक यूज करूं ताकि मैं जो लो प्राइस पे अच्छा पैसा कमा सकूं। मार्केट नॉलेज, मार्केट नॉलेज कह रहे हो आप, हाँ, तो इसमें सब कुछ आ गया, प्राइस क्या रहेगा, डिमांड क्या रहेगी, मैं कितना सप्लाई कर सकती हूँ, कंपेटिटर्स कैसे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, फॉरेन में क्या मेरा स्टैंड पॉइंट है। यस, वेरी गुड। मार्केट साइज एंड कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट साइज बेटा। परफेक्ट। मार्केट साइज क्या है बच्चे, कि मैं कितनी मार्केट को कैप्चर कर सकती हूँ। से सपोज मैं यहाँ पे बैठी हूँ 46 में हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ में, तो क्या मैं पूरे चंडीगढ़ को इतनी सप्लाई दे सकती हूँ, कितना लोग जो है उसको मैं टारगेट कर सकती हूँ। नंबर वन, दैट इज योर कंज्यूमर साइज, एंड हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू ड्रिंक और कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आजकल डाइट कॉन्शियस है, सोडा नहीं लेते, राइट। उसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर में क्या आ जाएगा, कि क्या मैं कोई प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है, कि अब जैसे यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है, तो ये क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जिसको मतलब मैं बहुत महंगा नहीं प्राइस कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दो कंपेटिटर्स खड़े हैं, कोको कोला एंड पेप्सी, जो कि 20 रुपए में पेट बॉटल छोटी वाली बेचते हैं। तो अगर मैंने उससे कुछ ज्यादा बेचा या कम बेचा, तब भी मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। वेरी गुड, ये है आपका चैप्टर नंबर वन। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। बच्चे, इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज ओकिनोमिया, दैट मींस हाउस होल्ड। इसके ऊपर पहले बच्चे मैं एक और चीज है, मैं साथ के साथ ही ना चैप्टर के आपको बताती रहूंगी कि ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर बुक में या कहीं पे भी जो भी नोट्स आप बनाओगे, यू के यहाँ पे आप मार्क कर लो दैट दिस इज द एमसीक्यू दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर, सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर अगेन एंड अगेन, ठीक है। और घर पे जाके किसी ने भी किताबें नहीं, मतलब मेरा अभी फ्री हो अभी कर सकते हो, आज का दिन 2-3 दिन, बट वो वही है कि जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड होगा यू वोंट गेट टाइम, है ना। तो पूरी किताबें, इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल कि किताबें पढ़ेंगे, सिर्फ जो जो मैं मार्क करा रही हूँ या जो आपको हैंड आउट्स दूंगी वो पढ़ सकते हो, घर पे जाके रिवाइज करना है, लेकिन मैक्सिमम क्या करना है, हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। सो फर्स्ट, ये पहले पूछा जाता था एक एमसीक्यू, कि कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, दैट मीन्स हाउस होल्ड। बहुत टाइम से नहीं पूछा गया, बट आपको जो मैं लिस्ट दूंगी एमसीक्यू की उसमें ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट बच्चे, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। और बच्चे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि हु वाज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स
वैसे जो है एडम स्मिथ है इंडिया के महान लॉबिस्ट से, ठीक है, वो इंडियन इकोनॉमी में जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए दैट हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ है, ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट हु रोट दिस बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु रोट दिस बुक, वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। इसकी मैं आपको इकोनॉमिस्ट की लिस्ट भी देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसका प्रिंट आउट भी दे दूंगी, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, मैं पहले ऐसे लिखवा देती थी या माफ करा देती थी बच्चों को, वही है कि लर्न नहीं करते थे। तो मैंने लास्ट बैच से क्या करना शुरू किया, स्टार्टेड गिविंग प्रिंट आउट फॉर द इंटायर इकोनॉमिस्ट की लिस्ट, के इकोनॉमिस्ट कौन है और उसने क्या क्या चीज बुक लिखी है या उसका कौन सा उसने लॉ बनाया है, थियोरी कौन सी भी है। तो वो आप देखते रहना, सत्य रीड करते रहना, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स का आपको एमसीक्यूज उसके नाम पे मिलेंगे, ठीक है। सो वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज a स्टडी of process by which relative scarce resources are allocated to satisfy unlimited human wants। यही हमने बात करी that economics क्या है, ये अराइज ही होती है क्योंकि we have limited resources and unlimited human wants। so ये relative का मतलब कोई मुझे समझा सकते हैं, relative का इकोनॉमिक्स में मतलब क्या है, रिश्तेदार नहीं, relative का मतलब क्या है। साइंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सोर्सेस। जब भी हम बच्चे whenever we compare any two things in economics, जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई भी वर्ड कंपेयर में लेते हैं ना, कंपैरिजन, सो कंपैरिजन की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज रिलेटिव। सो रिलेटिव स्कार्स मींस कि मेरे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्या है बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और मेरे पास क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। क्योंकि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मेरे पास क्या आता है बच्चे, स्कार्सिटी आती है। तो स्कार्सिटी relative means why, because there is a comparison between the two। I have limited resources, limited resources का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जगह हो सकती है, पेज हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि क्या है, सिर्फ 10 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, बट मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मेरे पास क्या आ जाती है, स्कार्सिटी है, समझ रहे हैं। So relative scarce resources are allocated to satisfy unlimited human wants। So there are two fundamental facts। ये देखेंगे, इसके ऊपर भी पहले एक एमसीक्यू आ रहा था, अब आजकल इतना बेसिक नहीं आता, बट यू नेवर नो, ठीक है, अगर आ भी गया तो 1 मार्क पक्का है आपका। So two fundamental facts क्या बच्चे, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, एंड मीन्स द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, एंड रिसोर्सेज ऑलवेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज। तो आप इसलिए आप साथ में लिख सकते हो दैट मीन्स आर लिमिटेड, एंड सेकंड लिख सकते हो इसका क्या है, दैट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बच्चे लिख लो, ये पेन आपके पास, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ब्लर तो नहीं लग रही स्क्रीन, ठीक है। चलो बच्चा आगे, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट से दैट इट इज अ नैरो डेफिनेशन। इन्होंने कहा कि जी ये जो है बहुत छोटी डेफिनेशन है, क्यों, हम इसको माइक्रो में पढ़ते हैं ना, यस। अब कह रहे हैं इन अ डे टू डे इवेंट्स देयर आर वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी और है, कि हमारे पास रिसोर्सेज के अलावा और चीजें भी क्या क्या हो सकती हैं। कैन यू जस्ट कम अप विद अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम है, कोई भी चैप्टर बोल दो, यस। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है, यस। बजट्स है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज है, सो यस, बीओपी है। तो ये सारी और प्रॉब्लम्स भी है, अगर सिर्फ यही नहीं है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है जो कि अराइज हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल हम सबने देखा है, सबने विटनेस किया, दैट इज कोविड, ठीक है ना। तो कोविड में क्या हुआ था, सब कुछ ही इकोनॉमी जो है स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, है ना, बिल्कुल ही सब कुछ ड्रॉप डाउन हो गया था। ऐसा ही कुछ 1930 में देखा गया था, यूएस इकोनॉमी और यूरोप में, यूरोपियन यूनियंस वाली साइड पे, यूरोप वाली साइड पे, और यूएस इकोनॉमीज में क्या था वो बच्चे,
द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ठीक है, उस टाइम पे भी क्या हुआ था, उस टाइम पे बच्चे क्या हुआ था आपको पता है? नहीं पता, चलो क्या हो गया था बच्चे, बिल्कुल ही ना, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। ठीक है, डिमांड गिर गई थी, फैक्ट्री शट डाउन हो गई थी, सब कुछ खराब हो रहा था। क्यों? किसी को उसके पीछे रीजन पता है? हाँ, क्यों नहीं थी? डज एनीवन नो द रीजन? क्लासिकल व्यू होता था इकोनॉमिक्स का, जो कि क्या कहता था, ये एडम स्मिथ जो है उसके एडवोकेटर थे, रिकार्डो में थे, ठीक है मार्शल थे, ये सारे आपने शायद नाम सुना, पीगो है, ठीक है, ये सारे जो है, ये सारे कहते थे कि जो इक्विलिब्रियम है ना, जो डिमांड और सप्लाई भी हमने बात करी, इट विल रिस्टोर ऑन इट्स। ठीक है, डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू सप्लाई। लेकिन जो हमारे लॉर्ड कीन्स थे, सुना है, जेएम कीन्स, ठीक है, इनके नाम अब आगे मैक्रो में तो बहुत ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, तो जो जेएम कीन्स है, उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डिमांड विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू सप्लाई, द गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर। ठीक है, तो क्योंकि तब गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ चलती थी, कहते थे कि सब कुछ जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दो। वो छोड़ने की वजह से, क्योंकि डिमांड गिरती रही, सप्लाई भी गिरती रही, और हमें पता है वो एक विशियस सर्कल है, अगर हमारी सप्लाई गिरेगी तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगी, एम्प्लॉयमेंट गिरेगी तो आगे सप्लाई भी कम होगी और इनकम भी कम हो जाएगी, डिमांड फिर गिरेगी। राइट, तो सर्कल को तोड़ने के लिए कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है। अब यहाँ पे कोरोना वाले टाइम पे क्या हुआ, फिर वैसी सी सिचुएशन थी, बट इट वॉज अगेन वर्ल्ड वाइड, सब कुछ ही गिरने लग गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस चलना बंद हो गया था, याद है ना, बिजनेस सब बंद कर दिए थे, बोल दिया कि कोई नहीं जाएगा बाहर, कोई बिजनेस ही चलाएगा, कोई लेन देन नहीं करना, सिर्फ नेसेसिटीज, सिर्फ नेसेसरीज, रादर नेसेसरीज, नेसेसरीज में क्या आएगा, खाना और दवाई, यही दो चीजें चल रही थी। ठीक है ना, उसके अलावा कह दिया कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार के लिए सब रोक दो, जीडीपी पूरी कंट्रीज का सबका ही डाउन हो गया था, और बोला था इतने साल पीछे चली गई ये कंट्री, ऐसा सुना था। राइट, तो कह रहे हैं और भी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ स्कार्सिटी नहीं है, और चीजें भी है जिसको हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कहाँ पे प्रूव हुआ, ड्यूरिंग द ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ ये कोविड-19। ठीक है, so again study of economics cannot ensure that all problems are appropriately tackled, but it would enable us to examine a problem in the right perspective। कह रहे इकोनॉमिक्स हमें नहीं कहेगा कि 100% हर चीज प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही, बट किस तरीके से हमें नजरिया क्या रखना है वो हमारे को इकोनॉमिक्स बताता है, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चे, the survival and success of any business depends upon sound decisions, और वो decisions हमारे पास कहाँ से आते हैं, after studying the various theories and laws। हमें कैसे पता कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरने वाली कैसे पता है? क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, और लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये बात करी है कि वहां पे कंज्यूमर बिहेवियर है, साइकोलॉजी है इंसान की, कि अगर कोई चीज पहले नॉर्मल थी या वो महंगी हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता। और सप्लाई के केस में हमने पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों? क्यों बच्चे? नो बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई, yes, law of supply which states that as the prices rise, so the supply rise, why? Because profit जो है बढ़ेगा। ठीक बात है, तो ये जो हमारी इकोनॉमिक्स के जो भी डिसीजंस है, जो थ्योरी, ये डिसीजंस है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चे, वेरियस थ्योरीज के ऊपर, जो कि हमारे किसके ऊपर बेस है, ऑन अ लॉट ऑफ assumptions। राइट, तो ये बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसका सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन डिसीजंस। अभी हमने बात करी ना, रेमेंड्स है, वो अगर सॉफ्ट ड्रिंक में एंटर कर रहे हैं तो वो कितने डिसीजंस ले रहा है, और वो डिसीजंस लेने से पहले वो, अभी आपने मेरे को एग्जांपल से, डिमांड पड़ेगा, सप्लाई पड़ेगा, प्राइस पड़ेगा, फॉरेक्स का पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, टेक्निक्स क्या है, ये सारे कंज्यूमर बिहेवियर साइज सब कुछ पड़ेगा। अच्छा, यस, व्हाट इज योर नेम? शिवम। हाँ जी शिवम, गुड जॉब। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चल रही है बच्चे, इकोनॉमिक्स से हम इसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हम कह रहे डिमांड, डिमांड हमारी कैसे बढ़ सकती है, अगर हमें मार्केट में पेनिट्रेट करूंगी, पेनिट्रेट करने का मतलब प्राइस कम से कम रखूंगी, चाहे अभी स्टार्टिंग मुझे लॉसेस हो रहे,
मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, दीज ऑल डिसीजंस, these all questions will be answered when I study economics की theories. Okay? उसके बाद बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इंटीग्रेट करता है, ये क्वेश्चन है एक छोटा सा एमसीक्यू, दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है बच्चे, इंटीग्रेट करता है थ्योरी को इनटू रियल बिजनेस प्रैक्टिसेस. इस वजह से वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू इज दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इट इज प्रैक्टिकल या फिर प्रैग्मेटिक इन अप्रोच. आगे फीचर्स में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये क्या करता है, हमने अभी पढ़ा ना थ्योरी पढ़ेंगे हम, जो हमने प्लस 1 प्लस 2 में थ्योरीज पढ़ी, उसको बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाता है, बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाता है. तभी इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स. ठीक है, एक और नाम भी होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि अगर मैंने कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग इज डन बाय बच्चे मैनेजर्स ना, टॉप टॉप मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक लेवल. सो इस वजह से इसका दूसरा नाम, 3 नाम है इसके. बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है, दूसरा है अप्लाइड इकोनॉमिक्स. व्हाई? बिकॉज ये थ्योरीज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करता है. एंड दो तीसरा नाम इसका क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. व्हाई? बिकॉज इट रिलेट्स टू टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड देन अप्लाइंग देम इन प्रैक्टिस. राइट. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ गया दोबारा से, इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स. इट फिल्स द गैप बिटवीन थियोरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस. मतलब थियोरी को बच्चे हमने कैसे क्या पढ़ा और उसको हमने कैसे लगाना है प्रैक्टिस में. मैं पीछे बोल रही थी. बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरीज. माइक्रो मैक्रो तो आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स है, ओआर है, ये सारे मैथमेटिक्स. तभी हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. मतलब साइंस कैसे आएगी इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट लॉज पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं ये आर्ट है, क्योंकि ये हर इंसान जो है किस तरीके से सोचा और किस तरह के डिसीजंस ले गए, वो हर इंसान को ऊपर डिपेंड करता है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नंबर 3 हमने कहा इट रिलेट्स टू स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में कैसे कैसे कंज्यूमर इंडेक्स पढ़ा था. ठीक है, इन्फ्लेशन. यस बिल्कुल. हमें क्या करना था, पास्ट डाटा को आगे ट्रेंड्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, और आगे किस तरीके से हमने डिसीजंस लेने हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. वेरी गुड. स्टैटिस्टिक्स. मैथमेटिक्स कैसे, लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे. क्वांटिटेटिव आगे मेरे को किस तरीके से पैसा अर्न करे, प्रॉफिट, कॉस्ट. यस. उसके अलावा ऑपरेशन रिसर्च का भी किसी ने सुना है नाम, ऑपरेशंस रिसर्च नहीं. ठीक है, ये आपका पहले सीए फाइनल, हाँ होता है अभी भी, सीए फाइनल में है, कॉस्टिंग एंड ओआर. ठीक है, हमारे टाइम पे तो था, मुझे अभी ध्यान नहीं है कि नहीं है. कॉस्टिंग ओआर, कॉस्ट हट गया, बहुत ही बढ़िया हो गया. चलो, ओआर होता था एक सब्जेक्ट, अब आप लोगों को भी अभी तो नहीं है, बीकॉम में होगा, एमकॉम में होगा बच्चे. ऑपरेशंस रिसर्च क्या करता है बच्चे, आपको ये बताएगा कि रिसोर्सेस को हमने किस तरीके से कहाँ पे इस्तेमाल करना है ताकि हमारे पास लीस्ट कॉस्ट हो या मैक्सिमम प्रॉफिट हो. तो ये टेक्निक्स है. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स तो सुना होगा एटलीस्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जैसे मैथ्स करी होगी, तो वो ओआर का पार्ट है. ठीक है, उसमें नहीं जाते हम लोग. नाउ Now this is John Dean define economics in terms of use of economic analysis and formulation of business policies. ये कह रहा है कि हमारे को business policies जो है किसकी बेसिस पे लगाते हैं हम, economics या analysis पे. Not important. Next. Nature of business economics, बच्चे ये आप सबने मेरे को almost बता ही दिया है that it is a science. How is it a science? Why? Because it is based on a lot of laws. Laws क्या कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई फॉल हो जाएगी. ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, आर्ट. कभी भी हम प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर, कंपेटिटर बिहेवियर, किसी भी चीज को अगर बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं तो वो क्या है बच्चा, आर्ट है. द एप्लीकेशन, हाउ यू परसीव, हाउ यू थिंक इज व्हाट डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, सो देयरफॉर इट इज एन आर्ट. कला है. मेरे पढ़ाने का ढंग अलग होगा, कोई और इकोनॉमिक्स की टीचर होंगी उनका अलग होगा बच्चे. ठीक है, तो ये क्या है, आर्ट है. आर्ट हमने बात करी थी कैसे है इकोनॉमिक्स, हाउ इज इट एन आर्ट बच्चे. व्हाई? बिकॉज मैनेजर्स भी इंसान है, उन्होंने किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है
क्या टेक्निक्स यूज करनी है, किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो हर इंसान की अलग होती है. दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट. नंबर 3, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. अर्लियर, लाइक इन 2003, ठीक है, आपके पास सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स होती थी. मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है. अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पिछले 2004 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था. फर्स्ट आई थिंक जून अटेम्प्ट में था. ठीक है. उससे पहले माइक्रो ही थी. क्यों? क्योंकि बच्चे बिजनेस बिजनेस यूनिट क्या है अपने आप में, माइक्रो है ना. हमने पढ़ा था माइक्रो मीन्स एनी इंडिविजुअल यूनिट है, फर्म है, इंडस्ट्री है, इंसान है, मार्केट है, एक प्रोडक्ट, कोई भी एक की बात करते हैं जब हम, तो वो क्या है, माइक्रो होता है नेचर. तो जब अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं. देखो, मैटर तो करती है हर चीज, मैक्रो एक्सटर्नल चीजें तो है ही है, बट ज्यादा डिसीजन किसके ऊपर है, माइक्रो के ऊपर. ठीक है. तो earlier only this was a part of your syllabus. Now this has also been introduced, macro also. तो हम ये कह रहे हैं based on microeconomics principle. मतलब हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, अपने आप से लेना देना. लेकिन जब भी कैन बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, बताओ, नहीं. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कि उसको डायनेमिक बनाते हैं. सो उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो. अब मैक्रो में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन क्या मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, यस. बाहर की एग्रीगेट डिमांड सप्लाई क्या मुझे अफेक्ट करेगी, यस. बाहर की, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक ओपन इकोनॉमी हूँ, बाहर की डिमांड सप्लाई मुझे अफेक्ट करेगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यस. फॉरेक्स रेट्स भी करेंगे, यस. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी भी मेरे बिजनेस को हैम्पर कर सकती है, यस. एफडीआई एफपीआई आगे पढ़ेंगे इन सबको भी क्या होता है, वो भी अफेक्ट करेंगे मेरे बिजनेस को, यस. बट मेनली मेनली बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है बेस है. बट इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स फीचर्स एंड से सपोज जो भी ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये किसके भी है, मैक्रो को भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम. उठ जाए ना. Now, business economics uses theory of markets. This is what you're going to study under chapter 4 of the syllabus. ठीक है, chapter 4 है types of markets. I think आपने perfect market perfect competition करा होगा सिर्फ सिलेबस में. लेकिन अब जो है हम परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट में आगे हमारे पास 3 टाइप्स और होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली. वो चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चा. उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैक्टिकल या फिर pragmatic in approach, and I told you this is most frequently asked question in the MCQ. ठीक है, आता ही आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे, इट इज pragmatic. या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या है, दैट इट इज अगेन pragmatic. मतलब हम क्या करते हैं, थ्योरीज को प्रैक्टिस में लेके आते हैं, है ना. थ्योरी तो मैंने पढ़ लिया, हम सबने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, लेकिन अब कल को मैं अगर मैनेजर बन रही हूँ किसी कंपनी की, ठीक है, या सीईओ की पोजीशन में बैठ रही हूँ, तो मुझे कौन से डिसीजंस किस तरीके से आंसर करने हैं. हाँ जी बच्चों, यस. एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इज टेकिंग उसका निकालना मतलब कि बेसिकली कि मैं क्या कंक्लूड कर रही हूँ, दैट इज इम्प्लीकेशन, राइट. सो हाउ एम आई एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई इज एप्लीकेशन. सो यहाँ पे वी स्टडीइंग व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज. क्या बच्चा. सो ये मैंने आपको बता दिया गया, इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैग्मेटिक. फिर बच्चे इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब मैंने आपको बताया कि मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओआर, मैथ्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे हम डिफरेंट डिसिप्लिन को पढ़ते हैं. इवन साइकोलॉजी स्टडीड हियर, किताब में देखोगे आप साइकोलॉजी भी लिखा. क्यों, कंज्यूमर की पढ़ रहे हैं हम, यस. प्रोड्यूसर की भी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइकोलॉजीज भी है. नाउ डू यू नो द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, बताओ.
अच्छे ये तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, 2 to 3 मार्क्स का आपको इसमें एमसीक्यू आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से बताओ फॉलोइंग एग्जांपल्स में से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नॉर्मेटिव है। उसके लिए बच्चे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, पर मैं समझा देती हूँ जिसको नहीं भी आता है, थोड़ी डाउट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है बच्चे, फैक्ट्स है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। मतलब कह लो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2%, राइट। एंड अगर आपको वहां पे गूगल आप कर रहे हो या कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, यू कैन स्टिल वेरीफाई, राइट। व्हाई? बिकॉज दीज आर फैक्ट्स। मैं कह रही हूँ सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट इज अगेन अ फैक्ट, पक्की बात है, ठीक है। या फिर जो गवर्नमेंट है, इट हैज स्टॉप्ड से सपोज ओल्ड एज पेंशन एग्जांपल है, ठीक है। या फिर जो गवर्नमेंट है, इट प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज या फिर बैकवर्ड एरियाज। नाउ दीज आर ऑल व्हाट फैक्ट्स। व्हाई? बिकॉज ये कुछ ना कुछ योजनाएं या फिर कह लो स्कीम्स के अंडर ये सारी चीजें आपको दी जा रही है, राइट। आप कहीं ना कहीं से इसका प्रूफ लेके आ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। पर अगर मैं ये कह दूं कि गवर्नमेंट को ना क्या करना चाहिए, हर इंसान को, जैसे बाहर, जहां मतलब बाहर कहने का मतलब यूएस यूके की कंट्रीज में क्या होता है, फ्री मेडिकल एड है, ठीक है, कोई खर्चा नहीं करना आपने, इफ यू आर अ सिटीजन। इंडियन का चाहिए, देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी कट्स, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एवेन्यूज फॉर दिस थिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो जहां पे भी मैं अपना सुझाव दे रही हूँ, ओपिनियंस दे रही हूँ, जजमेंट्स दे रही हूँ, कोई भी कह लो क्रिटिसिज्म दे रही हूँ, वो सारे क्या है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या स्टेटमेंट्स क्या है, जहां पर भी मैं अपनी टिप्पणी दे रही हूँ, आई एम पासिंग ओपिनियंस, वैल्यूज, जजमेंट्स, सजेशंस दे रही हूँ, वो क्या है, नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव है जो है, फैक्ट है, एज इट इज, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका प्रूफ है। तो अगर मैं ये पूछूं ओपिनियंस कहाँ है, बच्चा आपका नाम है भूल गई, क्या है आपका, रवली, ठीक है, हाँ जी। तो बच्चा मेरे को बताओ कि ओपिनियंस कहाँ पे होंगे, नॉर्मेटिव में होंगे। और बच्चे वैल्यू जजमेंट्स कहोंगे ममता, ठीक है बेटा। उसके अलावा फैक्ट्स कहोंगे बेटा, पॉजिटिव में, ठीक है। और मैं अगर पूछूं कोई भी सजेशंस है बच्चे, नॉर्मेटिव में, ठीक है। तो अभी कुछ इसके साथ ही मैं आपको एक आधा क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करा दूंगी, आज आप देख लेते हैं इसके डिफरेंस। सो इफ क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज, व्हाट वाज, ठीक है, तो ये कहाँ आएंगे बच्चे, पॉजिटिव में, क्योंकि फैक्ट्स दिख रहे हैं ना, वो क्या है और क्या था, एग्जिस्टिंग है। सो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए है या था, वो सारा क्या है बच्चे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड, जैसे एग्जांपल है मर्करी इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, वेरीफाई हो सकता है, यस। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, बर्गर इज बेटर देन पिज्जा। मे बी कोई ऐसा बच्चा है जिसको बर्गर नहीं पसंद है, पिज्जा पसंद है, हो सकता है किसी को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, राइट। तो वो क्या है, एक तरह की प्रेफरेंस है, मेरी वैल्यू जजमेंट्स है, कह लो मेरी टिप्पणियां है, एनीथिंग एनीथिंग दैट इज नॉट अ फैक्ट बट एन ओपिनियन, ठीक है। और थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग इज व्हाट, नॉर्मेटिव। Basically, it's a normative one. It's kind of दोबारा से बोलो बच्चा। like normative one. Say you like consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर बच्चे हम वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे। देखो, कोई भी थ्योरी है तो इट इज बेस्ड ऑन assumptions, बट डू यू नो इट इज नॉट एन assumption बट अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसी को पता है क्या होता है, थ्योरी जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, अ थ्योरी विच कैन बी वेरीफाइड। जैसे जब पीएचडी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, थीसिस बनाते हैं। उसमें क्या है, मैं बोलती हूँ कि ये मेरा लॉ है, ठीक है बच्चा, इसको मैं अब क्या करने वाली हूँ, इसको हर 2-4 चीजों से मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर वो करूंगी, क्या कहते हैं उसको,
जज करूंगी या कैसे एक्सपेरिमेंट्स करूंगी, ठीक है। और कंज्यूमर बिहेवियर बच्चे जनरली क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट ऑल सबका सेम होने वाला है बिहेवियर। मैं अगर आज से सपोज कह लो, हम लोग तो चलो फिर भी प्रिविलेज्ड है कोई, और चलो या कोई और बात करें, हाँ मतलब चलो ठीक है, हम लोग तो फिर भी ठीक है, एवरीवन कैन अफोर्ड कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ये अपना आटा वगैरह, ठीक है। आजकल के टाइम में तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा राशन कार्ड लेके आओ, पहले राशन कार्ड होता था, अब आधार कार्ड लेके आओ, देती है सबको खाना वगैरह। अब ऐसी लोग देखो जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है, उनके लिए बच्चे के 10 रुपए भी कोई चीज बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, उसकी कंजम्पशन या तो बंद कर देंगे या कम कर देंगे, ठीक है ना। या अब हमारे लिए सोचो, हमारे लिए भी कुछ चीजें होंगी जो कि महंगी होंगी, राइट। वो अगर 1000 रुपए भी पड़ जाती है, कभी कभार हम सोचते हैं कि इट्स ओके, मे बी वी कैन डेफर आवर डिमांड, और वी कैन गो टू सम अदर प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, या फिर मैं अपनी डिमांड को कम कर दूँ, ठीक है। अब वो कौन सी चीज किसके लिए कितनी महंगी सस्ती है, वो आप कह सकते हो कि डिफर करता है, बट जो हमारा बिहेवियर है कंज्यूमर का वो सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। सो इट इज पॉजिटिव, ठीक है। और वैसे भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला कि कंज्यूमर थ्योरी है, साइकोलॉजी, नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव नहीं, स्टेटमेंट्स बेटा, इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो है स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि कहने का मतलब मैं कहूँ कि मैं एग्जाम्पल से दिखाती हूँ, देयर इज नो डाउट ओनली। देखेंगे मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सारे बना के दिए हैं क्वेश्चंस। हाँ जी। तो बहुत सिंपल है, डैश इज कंसर्न विद वेलफेयर। वेलफेयर कौन देखेगा बच्चा, नॉर्मेटिव, क्योंकि अभी हमने खत्म ही नहीं किया देखने। मैं कहती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को ना और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये क्या मेरा सुझाव है बेटा। और ये क्या है, इट इज ऑलवेज मोस्टली डाइवर्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर प्रोपोजिशन, तो इस वजह से वो नॉर्मेटिव हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, एक मिनट, पॉजिटिव नॉर्मेटिव के। एक सेकंड, अभी थोड़ी मैं अच्छा, ये देखिए, which of the aspects of taxation involves normative economics। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब कि ये जो टैक्स है वो मतलब लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो फैक्ट है कि बच्चे एक सुझाव है, फैक्ट है ना, टैक्स तो लगेगा जिसकी भी इनकम अबव सो एंड सो स्लैब है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंसेंटिव टू वर्क, ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मैं ज्यादा काम कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से मेरे मेरे काम करने की क्षमता के ऊपर क्या असर होगा, ठीक है। नंबर 2, थर्ड, फेयरनेस ऑफ टैक्स। फेयरनेस ऑफ टैक्स का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा कमा रहे हो
तो ज्यादा टैक्स है, अगर आप कम कमा रहे हो तो कम टैक्स है, और जो नहीं कमा रहा उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। ऑल ऑफ द अबव। इंसिडेंस ऑफ टैक्स तो फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद फेयरनेस ऑफ टैक्स भी फैक्ट है। बी जो है, कैसे आप डिटरमाइन करोगे? बच्चे अगर तो आप, आपकी इनकम 10 लाख है, ठीक है, तो 2.5 लाख तक तो आपको एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर ओवर एंड अबव आपको स्लैब रेट्स के हिसाब से, अगर 10 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा, यू विल हैव टू पे 30% का टैक्स। या फिर अगर अदर सोर्सेज है तो उस हिसाब से, मतलब बाइफिकेट होगा भी, मैं तो डिटेल में नहीं जा रही, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको उस हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर अब मैं जो सिर्फ 3 लाख रुपीज अर्न कर रही हूँ पर एनम, ठीक है, 2,50,000 मेरे लिए एग्जेम्प्ट है, मुझे सिर्फ 50,000 के ऊपर 10% टैक्स पे करना है। सो इज इट फेयर? जो ज्यादा अर्न कर रहे बच्चा, आप जीएसटी की बात तो नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की यहाँ पे। हाँ बच्चे, मतलब बेसिकली क्या है, जो मैं बात कर रही हूँ कि अब हम कोई भी ओपिनियन की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, इनमें कहीं पे भी आपको ओपिनियन नहीं दिख रहा होगा, ये सिंपल स्टेटमेंट है कि टैक्स लग रहा है, यहाँ पे है ये टैक्स जो है फेयर है। अब वो, अगर मैं बोलूंगी तो टैक्स शुड बी फेयर, ठीक है, या फिर इट शुड नॉट बी इम्प्लाई अप्लाई, सॉरी नहीं अप्लाई, वो होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए, ठीक है। या कुछ भी अपने सुझाव दे रही हो ना अगर स्टेटमेंट के अंदर, तो वो नॉर्मेटिव, अदरवाइज वो पॉजिटिव है। तो सुझाव बच्चे या ओपिनियन में कहा दे रही हूँ, इफेक्ट में ये पढ़ रही हूँ ना कि देखो जो टैक्स है उसका काम पे किस तरह का असर है। वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को टैक्स जो है, अगर मैं ज्यादा टैक्स पे कर रही हूँ तो आप कहोगे ना यार मैं इनकम जो है कम दिखाती हूँ, होता है ना, इंडिया में तो यही होता है। बट अब ये हम जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना तो हम ऐसा नहीं करते। इकोनॉमिक्स में हम ऐसे कहते हैं कि अगर टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं ना, तो फिर बंदा कहता है कि मैं काम कम कर लेता हूँ और टैक्स जो है इनकम कम कमाता हूँ, नहीं हम इनकम कम दिखाते हैं, वो अलग बात है। बट अदरवाइज व्हाट इज द इम्पैक्ट, इज इट गुड, इज इट बैड, या फिर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, दैट मुझको समझ आ रही है आपकी बात, डोंट वरी। अभी मैं आपको क्लास के बाद इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेजूंगी, डोंट वरी। बट अदरवाइज किसी को इसमें डाउट है पॉइंट बी में? नहीं है? हाँ जी, और देख लेते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, डोंट वरी। अभी मैं पहले उसको कंप्लीट करा देती हूँ। तो देखो बच्चे, इट इज नॉट सजेस्टिव, ठीक है, आपका नाम क्या है बच्चा? दिव्यांशी। सो बच्चे इट इज नॉट सजेस्टिव, यहाँ पे आप कोई सजेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब फेयरनेस ऑफ टैक्स जो है, गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो टैक्सेशन अथॉरिटी है, वो कहती है कि हमने तो जी टैक्स जो है फेयर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात करेंगे तो जैसे जो गुड्स होते हैं, जैसे कह लो सिगरेट्स हैं, अल्कोहल है, उसके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा होंगे, लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा है। जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, आटा वगैरह, इसके ऊपर टैक्स रेट है ही नहीं है। या फिर जो और जैसे दवाइयां हैं या और भी जो बेसिक नेसेसिटीज है, डिपेंड करते हैं कि आपकी कितनी जरूरत है, उस हिसाब से टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है मेरे हिसाब से जो टैक्स है ना वो फेयर है, समझ रहे हैं बच्चा, ठीक है। और अगर हम बात करें, सुझाव दे रही हूँ ना मैं कहीं पे भी कि देखो जी, क्योंकि जो लोग हैं इतना काम करते हैं, अगर काम कर रहे हैं तो उनको इनकम ज्यादा हो रही है, इनकम ज्यादा हो रही है तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी या तो इनकम, जैसे इंडिया में होता है, कम दिखाते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स कहती है कि लोग जो है इतना काम नहीं करना चाहते कि उनको टैक्स जो है गवर्नमेंट को ही पे करना है, तो इस वजह से वो कम कमा रहे हैं। ये सुझाव, दिव्यांशी? नहीं, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा बेटर कर दूंगी। बाकी सबको, किसी को इसमें डाउट है बच्चे सजेशन में या नॉन सजेशन में? वाई? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। मैं अभी देखती हूँ कुछ क्वेश्चंस करते करते भी समझ आएगा कि कहाँ पे मैंने क्या टाइप किया हुआ है, बिकॉज ये मैंने थोड़ा हो गए 15-20 दिन पहले बनाई थी पीडीएफ इसकी, अपनी एमसीक्यू वाली। सो वैल्यू जजमेंट्स बच्चे यहाँ पे कोई नहीं रहेंगे, और यहाँ पे वैल्यू जजमेंट्स रहेंगी, ये सही है ये नहीं है, ठीक है, ऐसा करना चाहिए, वो यहाँ है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे बोलते ये है,
ऐसा था। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बच्चे, माइक्रो जो है वो क्या करती है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है, मैक्रो क्या है, एग्रीगेट्स एवरेजेस को स्टडी करती है। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियोरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चे यहाँ पे हमारे पास कौन से दो हथियार है, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे उनका नाम क्या बन जाता है भूमि, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बच्चे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपकी किताब के हिसाब से। बिहेवियर ऑफ फर्म, एक फर्म्स फर्म्स बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को हम हमेशा 1 यूनिट मानते हैं, यस और नो। सो ये भी क्या है, माइक्रो इन नेचर है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट एक्स है उसका क्या प्राइस रहने वाला है, अगेन माइक्रो इन नेचर। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पे है, अगर यहाँ पे रहेंगे या बैकवर्ड एरिया में रहेंगे तो उस हिसाब से किस तरीके की सब्सिडीज या एवेन्यूज मिलेंगे, राइट। सो अगेन व्हाट, इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की लोकेशन की बात कर रहे हैं, सो अगेन इट इज माइक्रो इन नेचर। कंज्यूमर बिहेवियर हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, माइक्रो में, है ना। फिर ज्यादा सेटिस्फैक्शन अगर होगी तो कंज्यूमर उतना पैसा देना चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाह रहा है और वो कैसे करेगा, कम से ज्यादा पैसा, सॉरी कम से कम पैसा देके ज्यादा सेटिस्फैक्शन। सो ये क्या है मेरा कंज्यूमर बिहेवियर। और क्या कहता था, एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग। यस, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक सेक्शन जो है पुअर रिच, ये भी हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं बच्चे, माइक्रो में। क्योंकि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कितने रैंक पे है या कितना अर्न कर रही है जीडीपी, वो कहाँ आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा। लेकिन अगर हम सेक्शन ऑफ पीपल को डिवाइड करके बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इन नेचर है। ठीक है? तो बच्चे फैक्टर प्राइसिंग, व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उनको किस तरीके से हम क्या पैसा दे रहे हो उसको जब हम स्टडी करते हैं, आप ये बीकॉम में पढ़ेंगे, अभी आपके इस लेवल में नहीं है, तो वो क्या है, उसको हम फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अलग से चैप्टर्स होते हैं बीकॉम में। तो बच्चे एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने मुझे खुद एग्जांपल्स दिए, नेशनल इनकम, जितने भी चैप्टर आपने +2 के पढ़े हैं शिवम, वो सारे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जनरल प्राइस लेवल क्यों बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल इज अ प्राइस लेवल विच एग्जिस्ट और प्रिवेल्स इन द इंटायर इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए उसको जनरल प्राइस लेवल कह रहे हैं। सो डज इट इनकॉर्पोरेट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इटसेल्फ, यस, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इसी के पार्ट्स होते हैं। ओवरऑल सेविंग एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मतलब एग्रीगेट ही हो गया, वो भी मैक्रो नेचर हो गया। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी क्या है, फॉरेक्स की बात कर रहे हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़ेंगे आप। इंटरनल को हम ऑपरेशनल इश्यूज भी कह देते हैं कि कैसे एक बिजनेस जो है या एक फर्म कैसे चलने वाली है। और एक्सटर्नल क्या हो जाएगा कि हम इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या सिर्फ हम हैं, नहीं, गवर्नमेंट भी है और कंपेटिटर्स भी हैं, दूसरी इकोनॉमीज भी हैं, राइट। तो वो कैसे हमारे को अफेक्ट कर रहे हैं। सो बच्चा, ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और एक्सटर्नल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगेन देन हमारे पास डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, जितने भी आपने माइक्रो के चैप्टर पढ़े थे, जो आपके यहाँ पे फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो आपके माइक्रो के अंडर है। कुछ नहीं इसमें पढ़ने की जरूरत है, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो क्या क्या पढ़ते हैं, डिमांड है, प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइसिंग पॉलिसीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सारे क्या है, माइक्रो इन नेचर है। ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स में आपके हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप जो है आपका बिजनेस साइकिल 5th चैप्टर में बच्चे, क्योंकि बिजनेस साइकिल जो है इज नॉट जस्ट इंटरनल इन नेचर बट इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो इसलिए हम 5th चैप्टर को यहाँ पे भी स्टडी कर लेते हैं, राइट। क्योंकि जैसे हमने बात करी थी जो ग्रेट डिप्रेशन है 1930 का, उसमें क्या करा था, चाहे यूएस और यूरोप की इकोनॉमीज को हिट किया था, बट क्या इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी, यस। जैसे अभी ग्लोबल पैंडेमिक में भी चाइना से स्टार्ट हुआ क्या, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी अफेक्ट हुआ था, यस। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि हमने डाउनफॉल देखा था ना, सारी कंट्रीज ने डाउनफॉल। अभी हम पढ़ेंगे क्या है, ऊपर नीचे ऐसे करके कुछ बिजनेस साइकिल्स होती हैं। तो हम जब भी नीचे जा रहे हैं तो बच्चे वो क्या है, गिराव है या फिर रिसेशन है, वेरी गुड। जब हम ऊपर उठ रहे हैं तो वो क्या है,
रिकवरी, यस यू कैन से रिकवरी है, एक्सपेंशन है, यस। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी हमारी बिजनेस साइकिल इफेक्ट होती है, नॉट जस्ट इंटरनल, तो हम इसको इन्वायरमेंट में या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हैं। जनरल ट्रेंड्स लाइक इनकम, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, वो भी यहाँ स्टडी करते हैं। सेंट्रल बैंक का भी आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट, आरबीआई वगैरह के बारे में कहा पढ़ा था बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस वगैरह बच्चे, दे आर ऑल व्हाट, एक्सटर्नल इन नेचर। ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह जो होती हैं वो क्या एक फर्म को अफेक्ट करेंगी या वो लेबर राइट्स के लिए होंगी, लेबर राइट्स के लिए होंगी। सो इट इज अगेन व्हाट, इन्वायरमेंटल या फिर मैक्रो इन नेचर, उससे पूरे के पूरे लॉज बदले जाएंगे। क्लियर? So what are the central problems of the economy बच्चे? What to produce, how to produce, for whom to produce. ये फोर्थ एक और है बच्चे जो आपकी किताबें सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगा। That is what provisions should be made for grow economic growth. देखिए, what to produce, what to produce में बच्चे अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि मुझे ब्रेड बनाना है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं कि मुझे गन्स बनानी है, दैट इज कैपिटल गुड्स। तो पहली चीज तो यही दिमाग में रहेगी कि मेरे को जो है कपड़ा बनाने हैं, मुझे मशीनरी का काम करना है, तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं कि कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि मुझे बनाना क्या है। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या मुझे लेबर की ज्यादा जरूरत है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। नंबर 2 क्वेश्चन ये रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा। सोशलिस्ट मतलब देखो, मैं कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहती है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में, तो मैं कैसे लर्न कराने का मेरा क्या क्राइटेरिया रहता है कि सोशलिस्ट मींस सोशल वेलफेयर के, उससे आप याद कर सकते हैं, वेरी गुड। और कैपिटलिस्ट मींस कैपिटल, और कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉफिट के लिए। ठीक है बच्चा, तो जिसको भी कंफ्यूजन रहती है प्लीज इसको दिमाग में रख लिया करो, ताकि क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस कुछ गलत हो जाते हैं आप लोगों के। तो मुझे बताएंगे आप, दोबारा से क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। अगर मैं एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में हूँ, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस किस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे। ओके, वेरी गुड, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से लेबर। ठीक है, या फिर जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो यस परफेक्ट। गवर्नमेंट जो है अपना पैसा नहीं देखेगी बट सबका वेलफेयर देखेगी, वो देखेगी कि अच्छा जी एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, वो है लेबर का इस्तेमाल, राइट। लेकिन अगर हम मैं पूछूं, मेरा सेम क्वेश्चन, अब कैपिटलिस्ट इन इंडिया, इन इंडिया, परफेक्ट। तो कैपिटलिस्ट ओवरऑल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इन इंडिया अगेन माय क्वेश्चन, माय आंसर विल बी लेबर इंटेंसिव यूज करूंगी क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं तो जो इनका आंसर था कि जहां पे भी मेरा कॉस्ट सबसे कम है और प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, अगर मुझे मशीन लगा के 1 घंटे में 10 गुना यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ और रेट कम है, तो मैं क्या करूंगी, कैपिटल इंटेंसिव जो है टेक्निक ऑप्ट करूंगी, राइट। सो बच्चा यहीं पे मेरे पास दो क्वेश्चन आ गए कि लेबर इंटेंसिव करना है कि कैपिटल इंटेंसिव, फॉर whom टू प्रोड्यूस बच्चे। सो फॉर whom टू प्रोड्यूस वी हैव टू, either haves that is rich, have nots that is poor। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोशलिस्ट में बच्चे आप बताओ कि socialist economy means for social welfare, यस, सो फॉर, like हाँ, हैव नॉट्स या सबके लिए हम देखेंगे कि जिसके पास नहीं है उसको भी मैं हर चीज पहुंचाऊं, वेरी गुड। और कैपिटलिस्ट में शिवम, यस, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देंगे, जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा देंगे, वेरी, ठीक है। और इस एक चीज और होती है, मुझे एक बताओ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम दिव्यांशी किसका फीचर रहेगा। हाँ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, नहीं बच्चा, कौन सी इकोनॉमी का फीचर रहेगा, परफेक्ट, कैपिटलिस्ट का। क्यों, क्यों भूमि। हाँ जी, क्योंकि क्या है, चलो आप बता दो। profit भी focus करें। वेरी गुड,
वो हमारे को क्या है, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे को क्या लेना देना, जरा प्रॉफिट से लेना देना, मुझे नहीं लेना देना कि रिसोर्सेज किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, हर सेक्शन के इंसान को सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मुझे क्या है, सिर्फ अपने पैसे से लेना देना है। तो मैं किसको बेच रही हूँ, सिर्फ जो पैसे पे कर सकते हैं, ठीक है, हैव के, जो मेरे को मेरे लिए सबसे ज्यादा पैसा देगा, मैं तो सिर्फ उसी को सामान बेचूंगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो मेरे पास लिमिटेड है, ठीक है ना। तो बच्चे, जो नहीं खरीद सकता उसको मैं कुछ दूंगी ही नहीं, उसको मैं कुछ दूंगी ही नहीं। तो मेरे पास, क्योंकि मैं अमीर हूं, मैं और अमीर भी बने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ही पैसा कमा रहे हैं। जिसके पास काम ही नहीं है, उसको कोई काम दे भी नहीं रहा, उसको कोई रिसोर्सेस भी नहीं दे रहा, तो क्या वो कभी भी प्रॉस्पर कर पाएगा? नहीं। तो गरीब और अमीर का गैप और ज्यादा वाइडन हो जाता है। कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट में। और सोशलिस्ट में यही तो हम कॉम्बैक्ट कर रहे हैं, इसी को तो खत्म कर रहे हैं, है ही नहीं रहा कोई भी गैप सोशलिस्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो सारे बच्चे एक बराबर। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कम से कम गैप, है ना, इंडिया यही चाहता है ना कि इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करेंगे हम। एक बात है। गुड। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? तो बच्चे, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ डू यू थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है? इन्वेस्टमेंट से, है ना। और इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जब मेरे जेब में पैसा होगा। तो कह रही, सेव करके मैंने अपनी जेब में नहीं रखना उसको, रादर या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगाना है, या फिर आगे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगी? और रिसोर्सेज की ग्रोथ, क्योंकि दैट इज ओनली वे दैट यू कैन इंक्रीज या पीपीसी को शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। कैसे होगी? न्यू न्यू रिसोर्सेज की ग्रोथ से। और वो कैसे होगी? जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। तो वही तीन इकोनॉमीज आ गई बच्चे, कैपिटलिस्ट, इज फ्री इकोनॉमी और लेजर फेयर, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? यूएस, हांगकांग, या फिर हमारा साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ पे जो है सब कुछ किसके ऊपर आप छोड़ देते हो? ऑटोमेटिक या फिर इनविजिबल हैंड प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ देते हो। बच्चे फीचर्स देखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब कि मेरा घर है, उसमें कोई और नो ट्रेसपासिंग, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, मतलब कि मैं पैसा लगा के मैक्सिमम जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ करके पैसा कमा सकती हूँ, यस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस या इकोनॉमिक चॉइस, मतलब वही बात है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस एज एंटरप्रेन्योर मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। और कंज्यूमर के पास भी फुल सोवरेनिटी, और नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ठीक है, दैट इज कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट। प्रॉफिट मोटिव के लिए हम करेंगे बच्चे। हाई कंपटीशन रहेगा बच्चे, यहाँ पे नो गवर्नमेंट है ना, तो इसके आगे लिखेंगे नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक डिसीजंस। यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, अगर ऊपर जगह नहीं है तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। गवर्नमेंट टेक्स गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस रिलेटिंग टू रिलेटिंग टू ग्रोथ, ग्रोथ नहीं लिखेंगे, रिलेटिंग टू सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। मतलब कि जहां पे भी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? लॉ, ऑर्डर, वेलफेयर भी मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगी, सोशल जस्टिस एंड लिख लो सोशल जस्टिस एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह के डिसीजंस लेती है? ओनली रिलेटेड टू लॉ, ऑर्डर, ठीक है। जहां पे भी अब कोई भी अब कहीं पे भी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए बच्चे, तो देयर मस्ट बी सम लॉ और रिजॉल्विंग अथॉरिटी। वो तो देखो यूएस में भी कोई ना कोई कोर्ट वगैरह तो होगी, यस। तो वो क्या है, वो तरह के डिसीजंस गवर्नमेंट यहाँ पे लेगी, उसकी सिर्फ उसी में इंटरफेरेंस है। क्या बनेगा, कैसा बनेगा, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। क्या प्राइस लेना है, क्या देना है, उसके ऊपर भी कोई गवर्नमेंट की रोक टोक नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास मेरिट्स क्या हो जाएंगे? सेल्फ रेगुलेटरी प्राइस मैकेनिज्म, मतलब कि डिमांड और सप्लाई अपने आप से एक दूसरे को एडजस्ट करके हमेशा इक्विलिब्रियम लेके आते हैं, ठीक है। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क, क्यों? क्योंकि सारा पैसा मेरे पास है, मैं जो मर्जी कमाऊं और खाऊं, ठीक है, मेरी जेब भरनी है, किसी और की नहीं, इसलिए देर इज इन ग्रेटर इंसेंटिव टू वर्क।
इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर, क्योंकि क्या है, हर इंसान कमा रहा है, किसी और के लिए आप सोच नहीं रहे, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं वैसे देखा जाए तो अमीर हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं सोशल जस्टिस को लेकर चलूँ तो उसमें हम लैग कर जाएंगे। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगी, क्योंकि रिसोर्सेज को 100% आप यूटिलाइज कर रहे हो, उसमें कोई वेस्टेज नहीं करोगे, क्योंकि मुझे एक एक स्क्रैप को भी सेल करके क्या होने वाला है, पैसे मिलने वाले, प्रॉफिट मिलने वाले। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहेगा। यस, हाँ जी। तो ये एक जो ये वाला पॉइंट है ना बेटा, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है दैट कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ एन इकोनॉमी, सो आंसर इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नॉट इवन मिक्स्ड। मिक्स्ड भी नहीं लोगे, आंसर क्या रहेगा, कैपिटलिस्ट। ओके, कंज्यूमर्स को बेनिफिट क्यों होगा, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड लिखा है क्योंकि कंज्यूमर फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ किंग, एंड सेकेंडली अगर आप से सपोज प्राइवेट बिजनेस कोई भी चला रहे हो तो बच्चे वहां पे आप क्या करते हो, कंज्यूमर को हर तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, खुश करने की कोशिश करते हो। इस वजह से अगर आप पैसा दे रहे हो तो आई एम गिविंग यू द इंटायर सर्विस, राइट। हाँ जी, क्वालिटी मिल रही है, बिल्कुल। रिवॉर्ड्स मीन रिवॉर्ड मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड पनिशेस इनएफिशिएंट, ये क्या है, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दोगे, जो नहीं कर पा रहा है उसको निकाल दोगे, आप सोचोगे नहीं कि उसका क्या होने वाला है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज देयर, डेमोक्रेटिक मतलब फ्रीडम रहने वाला है ऑफ टेकिंग डिसीजंस, यस। उसके बाद बच्चे यहाँ पे डीमेरिट्स क्या रहेंगे, इनइक्वालिटीज रहेगी, हमने डिस्कस किया था दैट द इंटायर सोसाइटी विल बी डिवाइडेड अंडर टू सेक्शंस, हैव्स एंड हैव नॉट, मतलब रिच और पुअर के बीच में हमारी सोसाइटी, उसका गैप जो है और ज्यादा वाइडन हो जाएगा, ठीक बात है। उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स, क्यों, हाँ, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, मैं कह रही हूँ मेरा सामान है, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, मैं किसी किसी इंसान के बारे में तो सोच नहीं रही, वेलफेयर को तो हम यहाँ पे कहीं पे भी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे। डिमांड पैटर्न डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे अगर कोकेन महंगा लोग मेरे को दे रहे हैं तो मैं वो भी बेचने के लिए तैयार हूँ, राइट। ये बात है, व्हाई, बिकॉज इट इज रीपिंग मी प्रॉफिट्स, राइट। नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको ऑफर नहीं करेगी, आप काम कर रहे हो, जब तक कर रहे हो तब तक पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो है ही नहीं, गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, मेरी मेरी इंटरप्राइज है, मैं नहीं करती कि कोई इंसान है उसको मैं बाद में पेंशन दूंगी, नहीं, नहीं देगी, कोई लेबर लॉज नहीं है यहाँ पे, मेरी मेरी दुकान है, मेरे को जैसे चाहिएगा मैं वैसे चलाऊँ, ठीक है। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ, कह रहे हैं असलियत में तो, वैसे कह रहे हैं, ये आपका वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा बट किताब में लिखा है, आप इसको क्रॉस आउट करना चाहो तो कर सकते हो, जिसने कि नहीं कंफ्यूज होना, किसी को अगर ये समझना है डिटेल में तो मैं आपको बता देती हूँ। क्या कह रहे कंज्यूमर सोवरेनिटी भी उतने ही है ना जितना बच्चे मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं जो प्रोड्यूस कर रही हूँ, कंज्यूमर जो है उसमें से कुछ ना कुछ चूज करेगा। अब आप बिल्कुल ही कोई एक नई चीज ले आओ, अगर मेरे पास वो एवेन्यू ही नहीं है प्रोड्यूस करने का तो क्या मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, नो। ठीक है, समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको क्रॉस ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेस मेरिट गुड्स ना, व्हाट आर मेरिट गुड्स, ये आप जब पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर में कराऊंगी मैथ्स होगा तब समझ आएगा। मेरिट गुड्स हैं जो कि क्या करते हैं बच्चे, बेनिफिट्स दे रहे हैं पूरी इकोनॉमी को, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, से सपोज जो वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन हमें मिलती है, वैक्सीनेटेड पीपल, पब्लिक गार्डन्स, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है बच्चे, आगे फायदा हो रहा है, ठीक है। डीमेरिट गुड क्या हो जाएगा, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, जैसे कि लो कैफीन है, ठीक है, या फिर कोई भी है, सिगरेट्स है, ये दीज आर ऑल व्हाट डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या है, जो कि फायदा दे रहे हैं, राइट। तो एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ कहाँ पे होती है बच्चे, वो सोशलिस्ट में होती है, राइट। एम्फेसिस हमारा दिव्यांशी वही होता है, समझ आ रहे हैं आपको बच्चे पीछे, are you all able to connect? I hope it's not fast. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, क्यों, क्योंकि जो अमीर है, मोनोपोलीज क्या होती है, मोनोपोली क्या होती है, एक इंसान के पास पावर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, जो जो भी बिजनेस है, जैसे अब आजकल हमारे को दिख रहा है दैट ओके वी कैन नॉट से मोनोपोली, बट फिर भी एक राइजिंग मोनोपोली रिलायंस के पास है, हर एक एरिया में वो एंटर कर रहा है, चाहे वो टेलीकॉम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैसे आ रहा है, कैंपा में, यस।
देखा है कोई और इतने टाइम से कोको कोला और पेप्सी को किसी ने भी नहीं कंपटीशन दिया, कैंपा आजकल बिक रहा है बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा खाने में, इवन फीड की फैक्ट्रीज में भी आप देखोगे रिलायंस जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। हर चीज में, एवरीथिंग, एजुकेशन आप देखोगे जो किताबें रजिस्टर्स भी होते हैं वो भी रिलायंस के आने लग गए, ठीक है। हाँ जी, क्लोथिंग, यस, हर चीज में एवरी सिंगल थिंग हैज रिलायंस। तो वो देख रहे हो आप, क्यों? क्योंकि अभी तो 100% इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट कहेगी नहीं जी सब कुछ आप नहीं कर सकते, मुझे सोशल वेलफेयर भी करना है। लेकिन ऐसे ना होता तो रिलायंस जो है आज का यहाँ पे अभी भी है मालिक, बट ठीक है वो बिल्कुल ही 100% रूल करने लग जाता, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी बच्चे कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है बच्चे ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी बच्चे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक और एमसीक्यू बन सकता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने दिया था बच्चे? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने, ठीक है, किताब थी। और एग्जाम्पल्स क्या है बच्चे यहाँ पे? नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूएसएसआर, ठीक है। ये सारे जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? सोशलिस्ट इकोनॉमी के। तो वहां पे जो बच्चे मेरिट्स है वो यहाँ के डीमेरिट्स बन जाएगा, जो वहां के डीमेरिट्स है वो यहाँ के मेरिट्स बन जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट रीड कर लेते हैं। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या है? पार्क में अगर मैं चल सकती हूँ तो आप लोग भी चल सकते हो। क्या आप में से कोई मुझे एंटर करने के लिए मना कर सकता है? राइट। उसके अलावा अगर कह लो कोई सिविल डिस्पेंसरी है उसमें मैं जा सकती हूँ तो आप लोग भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, यस। तो यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स सबकी। अगर रोड है हम कहते हैं ना तेरी नहीं है सबकी है, मैंने भी टैक्स भरा है, ऐसी बातें सुनी होगी आपने कभी, कभी कहीं लड़ाई हो रही हो या कुछ भी है। सो दिस इज व्हाट कलेक्टिव ओनरशिप, दैट दिस इज गवर्नमेंट्स this thing in infrastructure, not just mine or yours. फ्लाईओवर हर कोई यूज कर रहा है, बसेस में कोई भी बैठ आ सकता है आफ्टर पेइंग द फेयर, वो चलो अलग बात है, टोल टैक्सेस, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है यहाँ पे होती है 5 years। अब क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग की जगह मेरे पास क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है, ठीक है। नो कंज्यूमर चॉइस। यहाँ पे ये क्या है बच्चे? ये फीचर क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कहेगी ना बनना है वो ही बनेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया अगर आपने कभी सुना हो पढ़ा हो तो वहां पे क्या है जी? हाँ जी, सब कुछ, एवरीथिंग इज एज पर द गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शंस। आपको कह दिया आप वहां पे साउथ कोरिया का कोई भी प्रोडक्ट तक नहीं एंटर हो सकता, ठीक है। जो गवर्नमेंट कहेगी यही खाना बनना है, इस प्राइस पे बनना है, ऐसा होगा वैसा ही रहेगा। सो यहाँ पे क्या है? देयर इज नो कंज्यूमर चॉइस अगेन। ये क्या है? कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नॉट करके भी आ सकता है, इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? सोशलिस्ट, ठीक है। रिलेटिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहेगी बिल्कुल, क्योंकि अमीर गरीब यहाँ पे कोई है ही नहीं। हाँ। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। गवर्नमेंट है तो क्या कोई कंपटीशन रहेगा? रेलवेज का क्या कोई कंपटीशन है? न्यूक्लियर का कोई कंपटीशन है? नहीं, गवर्नमेंट अकेला है तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देखो डिमांड तो इतनी रहेगी ना जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, या बिल्कुल ही खत्म होगा प्राइस मैकेनिज्म? नहीं। बट क्या डिसीजंस प्राइस मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलिस्ट में लिए जाएंगे? नहीं। देन बच्चा सोशल वेलफेयर यहाँ पे मोटिव रहेगा हमारा। मेरिट्स क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस ग्रोथ, जीरो वेस्टेज रहेगी। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की जरूरत है क्या मुझे? अगर मैं ही अकेला कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, सबको वही मिल रहा है, उसमें कोई ब्रांड नहीं है। जैसे प्राइस परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लो, कोई भी वहां पे ब्रांडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो क्या हम एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग के ऊपर कोई खर्चा करते थे? नहीं। तो ऐसे अगर रेलवेज है, क्या रेलवेज का गवर्नमेंट कभी भी एडवर्टाइजमेंट करती है? नहीं करती, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा है ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं अकेला सोल प्रोवाइडर हूँ। सबको पता है अगर कोई ये सामान लेना है रेलवे यूज करनी तो गवर्नमेंट की है, ठीक है। इंश्योर्स राइट ऑफ वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम हंगर। हर एक को खाना मिलेगा, हर एक को रहने की जगह मिलेगी। लेबर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यस, थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन, सबके लिए सेम रहने वाले। डीमेरिट्स क्या? इनएफिशिएंसीज, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, ये इसके फीचर्स हैं। ये मार्क कर लेंगे बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है दैट इनएफिशिएंसीज, करप्शन, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ एन इकोनॉमी? इजी आंसर इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस, या फिर मैंने आपको बता दिया दैट कंज्यूम, इसकी जगह आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाते हैं कि कंज्यूमर सोवरेनिटी किसका फीचर नहीं है, ठीक है।
नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बचे, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कोई काम भी कर लिया तो मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं मिलने वाली। जैसे 9 to 5 जॉब पे गई मैं, ठीक है, मुझे पता है इतने पैसे मिलने वाले हैं, आराम से बैठी हूँ जी, कोई आएगा साइन करके महीने बाद दूंगी, होता है ऐसा, देखा होगा सबने। वो सारा सोशलिस्ट का है, सोचो पूरी की पूरी इकोनॉमी अगर ऐसी है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस मींस जी, यस, कंट्रोल्ड प्राइसेस। गवर्नमेंट ने कह दिया यही प्राइस है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं, ये प्राइस है एग्जैक्टली। जैसे अब प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर आपने सुना होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस है, ठीक है। लेकिन उसके बीच में हमारे पास क्या है ऑप्शन, हम कोई भी प्राइस फिक्स कर सकते हैं प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर के बीच में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस क्या है, जहाँ पे 100% प्राइस हर चीज के लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर देगी यही प्राइस है, राइट। we're not talking about maximum retail price, that is a different thing। आप उसके नीचे कुछ भी शिवम बेच सकते हो। एडमिनिस्ट्रेट प्राइस है, गवर्नमेंट ने कहा 10 रुपया तो 10 ही रुपया, ठीक है। स्टेट मोनोपोलीज, यहाँ पे मोनोपोलीज ऑब्वियसली रहेगी किसकी, गवर्नमेंट की। हाँ जी अच्छा, हाँ जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सोशल वेलफेयर का मतलब हो गया कि अगर सही सपोज आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कंज्यूमर हूँ, तो आप मुझे एजुकेशन दोगे, आप मुझे मेडिकल एड दोगे, आप मुझे राशन पानी दोगे, लेकिन वो राशन पानी क्या रहेगा, आपकी मर्जी का रहेगा, मेरी मर्जी का नहीं रहेगा। हाँ जी, नेसेसरीज रहेंगी लाइफ की। अगर मैं कहूँ कि मुझे जी जी वैगन चाहिए आपसे, या फिर मुझे एसी वाले कमरे चाहिए, ऐसे रिक्लाइनर चेयर चाहिए, तो गवर्नमेंट कहेगी नो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल दैट। ऑल आई कैन प्रोवाइड यू इज विद गुड वर्किंग, मतलब यहाँ पे वर्किंग कंडीशन या फिर स्टडिंग कंडीशन ऐसी हो कि आपको पंखा मिल रहा है और सफिशिएंट लाइट मिल रही है और बैठने के लिए जो चटाई है वो मिल रही है समझ। क्योंकि कंज्यूमर तो सब कुछ ही बढ़िया चाहता है, गवर्नमेंट कहती है मैं तो सिर्फ क्या करूंगी, नेसेसरीज बेसिक चीजें ही प्रोवाइड करूंगी, और वो सबके लिए सेम रहने वाली है, चाहे कोई अमीर है चाहे वो गरीब है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बच्चे हमारे पास 3 तरह की चीजें आ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड कंबाइंड सेक्टर, जो कि इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, वी टेक द फीचर्स ऑफ बोथ व्हाट, सोशल सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। वैसे तो हम आपको अगर ये बोला जाए विच वन इज अ गोल्डन पाथ, गोल्डन पाथ मतलब दोनों के फीचर्स हम ले रहे हैं, किसके, सोशलिस्ट के एंड कैपिटलिस्ट के। तो कहाँ पे ले रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में। यहाँ पे लाइन लिखे है इट इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग में आ सकता है अगर क्वेश्चन, दैट इट इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ, तो आप ट्रू करोगे, ठीक है। बट कम है, अगर ये पूछा जाए विच ऑफ द 3 types of economy is a golden path between social between this thing, गोल्डन पाथ कौन सा है, तो कौन सा कहोगे, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ गोल्डन पाथ, ठीक है बच्चे। ये छोटा सा आ गया, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बच्चे, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट में क्या होगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, जिसकी ज्यादा डिमांड वो बेच दूँ, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होगा बच्चे, नीचे सोशलिस्ट में गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी बेचने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, हम वो ही बनेगा। हाउ टू प्रोड्यूस बच्चे, जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट होगी, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेलफेयर जहाँ पे भी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी जहाँ पे भी मतलब वेलफेयर होगा बेसिकली। फॉर होम टू प्रोड्यूस बच्चे, मेरे पास मेरी बाई, मैं देखूंगी कि जो मुझे ज्यादा पैसे दे पा रहा है, जो कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जिससे मैं अर्न कर रही हूँ, मैं वो ही बनाऊंगी। यहाँ पे क्या बच्चे, गवर्नमेंट अगेन डिसाइड्स कि किसके लिए मुझे प्रोड्यूस करना है, बेसिकली जहाँ पे भी सोशल वेलफेयर, ठीक है। अभी मैं ऐसे करती हूँ, मैं एक आपके सामने विंडो ओपन कर देती हूँ, एमसीक्यूज की देखते हैं, 5 मिनट्स, ठीक है, उसका छोड़ दूंगी पक्का, मुझे पता है थक गया हो ना, फर्स्ट डे भी है। फिर नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।